मातरम, ओ वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे। एवरीवन मातरम, ओ वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम नन्हे मुन्ने, वो लोग जो सेल्फी खींचने आए हैं, वो लोग जो सेल्फी खिंचवाने आए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ बताइए? हाँ, आरामबाग। आरामबाग से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? फरहीन। फरीन। फरीन बहुत बहुत नया साल मुबारक हो और बहुत तमाम खुशियां लेके ये आए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार। कौन बोला बिहार? कौन बोला बिहार? अभी तो 3 महीना रह गया है बिहार, मन नहीं अघा रहा बिहार बिहार कह के। 3 महीना रहे बिहार में, फिर भी बिहार बिहार बिहार। हाँ, पंचायत चुनाव चल रहा, मुझे मालूम है। आ रहा हूँ बिहार, आ रहा हूँ। बगैर बिहार के तो मैं भी अधूरा हूँ। सच तो ये है कि बिहार के बगैर तो मैं भी अधूरा। कहाँ से आना हुआ? मैं समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत। जमुना पार। जमुना पार से। दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली। हाँ, क्या नाम है आपका? आरिफ खान। अच्छा, ये आरिफ भाई इधर कहाँ आ गए? मुंबई में रहना चाहिए था। बात कर रहे हैं आप सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। राजीव शर्मा। राजीव शर्मा, दिल्ली द्वारका। दिल्ली द्वारका से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से आप आए? सीता शरण सूर्यवंशी, भोपाल मध्य प्रदेश से। क्या बात है, पूरा परिचय दिया इन्होंने। है क्या काम करते हैं सर? काम तो अब बहुत कुछ करते थे, लेकिन अब जन सेवा कर रहे हैं। जब पहले ऐसा काम नहीं था जो बताया जाए यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल बताया तो जाए। ऐसा जो काम जो कर रहे थे वो बताया जाए। कौन सा काम कर रहे थे जो रिटायर हो गए अब आप? हम पुलिस डिपार्टमेंट। इतना, अरे गजब, इतना बढ़िया डिपार्टमेंट है आपका। नहीं, मैं पूछूंगा। पहले तो मैं यही बता पाऊंगा कि पहले आप वैसे काम कर रहे थे, वहां से रिटायर हो गए, बता ही नहीं रहे थे। इतने बढ़िया पुनीत कार्य को कर रहे थे आप। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नया साल आपके परिवार के लिए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकारी हो। थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ मैम आपका? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आना हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहन क्या नाम? तृप्ति। तृप्ति, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आना हुआ इधर? बस यहाँ की ठंडी की मौज लेने के लिए। अहमदाबाद में रहती हैं और ठंडी की मौज लेने के लिए यहाँ पे आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुशल चौबे है। कुशल चौबे। कहाँ के रहने वाले हो? बेतिया बिहार से। बेतिया बिहार। बिहार के लोग अक्सर मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्या कर रहे हो? क्या होना है? क्या है कुछ नए साल में कुछ सोचा? जी, मैं एक युवा हूँ और देश के लिए नए साल में नए एक सुधार की संकल्प लेना चाहता हूँ। सुधार का एक संकल्प लेना चाहते हो? जी। तो क्या संकल्प लेना चाहते हो? संकल्प, उसमें आप सहायता कीजिए। कुछ देश को नशा मुक्त बनाना चाहता हूँ मैं। क्या बात है भैया, पहले तो इनके लिए ताली बजाओ। बेतिया से हैं, बिहार से, एक संकल्प लेना चाहते हैं और संकल्प ये लेना चाहते हैं देश को नशा मुक्त करना चाहते हैं। भैया तुम्हारा अभिनंदन है। और इसके लिए तो सबसे पहले खुद छोड़ना पड़ेगा। तुम तो
कोई तम्बाकू वमाकू तो नहीं खाते? मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मसाला? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। दारू बिल्कुल नहीं। बहुत, अब तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों से बताना शुरू करो, लोगों से बात करना शुरू करो, कहना शुरू करो। उसमें आपकी सहायता चाहिए। आप हाँ, तो जो मेरी सहायता, हम तो डांटते भी हैं लोगों को, लेकिन तुम प्रेम से भी बताओ, हम भी प्रेम से बताएंगे। कभी कभी आया करो और नशे के बारे में क्या हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, नए नए युवा हो, इस बारे में जरूर बात करो, जरूर करो। तुम्हारा अभिनंदन है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आना हुआ आपका? मैं नोएडा से आई हूँ। जी, क्या नाम है आपका? संगीता वर्मा। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगीता जी, क्या करती हैं आप? मैं एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर है? अच्छा 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 अच्छा। तो मूलतः किस विषय पे आपका विषय क्या रहता है? एक्चुअली मेरा जो है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चैनल है और एफिलिएट मार्केटिंग भी करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लाइफस्टाइल से जुड़े हैं तो उसमें तमाम पहलुओं को कवर करती होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो ज्यादा प्रमुख तौर पे किस विषय को ज्यादा कवर करती हैं यूट्यूबर होके? एक्चुअली मैं जो हूँ फिटनेस और जो जिसे हेल्प मिलती है किसी को, किसी मतलब मैं ये कहूंगा कि कभी आए मेरे प्रोग्राम में शरीक हों और मेंटल हेल्थ पर कुछ बात करें। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस पर बात होनी चाहिए, बहुत सारी बातें होनी चाहिए मेंटल हेल्थ को लेकर। अमूमन कोई नहीं करता, और बहुत सारे, मैं जो देखता हूं, बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर बात करना चाहते हैं। तो यकीनन आप यूट्यूबर हैं। पहले तो मैं आपके बहुत सारे फैन फॉलोइंग बढ़े, आपके बहुत सारे लोग हों, बहुत, क्योंकि आजकल तो यही चलना, यही जमाना है कि लाइक और डिसलाइक का खेल है सारा, है ना। अब मैं इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन आपके खूब बढ़े, खूब बातें आगे बढ़े, व्यापार खूब बढ़िया हो। लेकिन आप आइएगा जरूर, मेंटल हेल्थ पर जरूर बात करेंगे। चैनल का नाम भी तो बताइएगा, तभी तो। हाँ जी, चैनल का कौन सा चैनल है आपका? संगीता राज वर्मा के नाम। इसी के नाम से ही है? बहुत अच्छी बात है भैया, राज वर्मा के नाम से है चैनल। बढ़िया काम करिए, फिर तभी लोग बढ़ेंगे, कंटेंट अच्छा होगा तभी लोग आएंगे आपके पास। जी साहब, कहाँ से आना हुआ? गांधीनगर, गांधीनगर से, दिल्ली से। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं सर? मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। जरूर आइए, कुछ बोलना चाहेंगे शो में तो बोलिएगा। आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे। हाँ, मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा था मैं। माय ब्रदर इज ए साइकोलॉजिस्ट, वो वही प्रोफेसर है वैसे बेसिकली। तो उनको कभी भेजिए शो में, और वो आए, हमें या तो उनका नंबर देके जाइएगा, मुझे नंबर देके जाइएगा तो मैं उनको बुलाऊंगा। शोज में आते रहते हैं। हाँ, तो मैं जरूर बुलाएं उनको, आए वहां पे और बोले, मेंटल हेल्थ पर जरूर बोले। हाँ हाँ जी, जी नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ? किसी और को बुलाने लगे। अच्छा, वो क्या हुआ? क्या इनको बोलना है आई लव यू? हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सर गणेश दुबे सर। मैं हाँ, पर्यावरण एक मिनट को, क्या नाम है तुम्हारा? बेवकूफ कहीं का, डांट खा जाओगे खाम खा के लिए। नया साल तुम्हारा अभी हम 2 मिनट में अंदर पूछ लेंगे, 2 ही मिनट में नया साल हो जाएगा तुम्हारा, और फिर 365 दिन परेशान रहोगे। जी, क्या नाम है बेटा? हमारा नाम सर गणेश दुबे सर। मैं जनपद भदोही उत्तर प्रदेश हूँ सर, और मैं सर एक पर्यावरण प्रहरी हूँ। और पर्यावरण प्रहरी? अच्छा, हमने सर 2024 सर 2000 पेड़ सर भदोही में लगाए। कितने पेड़ लगाए? हमने सर 2000 सर भदोही में लगाए, बाकी दिल्ली में सर 700 पेड़ लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित किया था सर। अच्छा, सम्मानित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बेटा, बहुत बढ़िया काम। वो अरावली वाला जरा पढ़ के आना। सर बाकी सर मैं सभी लोगों में चैनल माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2026 में सभी लोग हम लोग संकल्प लेते हैं, और क्योंकि प्रदूषण के लिए सरकार को हम लोग कोसते हैं सर, लेकिन जिम्मेदारी सर खुद नहीं उठाते सर। न कोई पेड़ लगाता है सर, प्लास्टिक में सर राजू चौक पे देखता हूँ सब लोग पानी से फेंकते हैं, फिर बाट फेंक देते हैं। मैं सभी से करबद्ध मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले खुद सजग होइए, और हम लोग तभी माने सब प्रदूषण युक्त बना पाएंगे सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत ही अभिनंदन है आपका। और देखो, आज एक स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अरावली वाला, तो यकीनन तुम उसको भी देखना, पढ़ के आना, और मुलाकात होगी तुमसे। और जब भी आओ तो कोई जानकारी लेके आओ, पर्यावरण पे बोलो, जरूर जरूर बोलो। चिंता की जरूरत भी है। लेकिन एक बात हुई मनरेगा में, जब बात हुई तो जो विकसित भारत जी राम जी हुआ, उसमें पर्यावरण का हिस्सा भी जोड़ा, विस्तार दिया पंचायत तक। तो बहुत सारी जानकारियां हैं, उन जानकारियों को शेयर करिए। कहाँ से आना हुआ आपका? नागपुर। नागपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मिष्टी। सच में मिष्टी हो तुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग यहाँ पे, मैं आता हूँ बेटा, जो लोग मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराता हूँ। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। मोहम्मद फैज खान साहब, ओह अभी नहीं, बीच में कहीं फंसे हुए हैं। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
दयाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बेटा बोलो जल्दी, क्या नाम है? मेरा नाम रियाज है। रियाज, कहाँ के रहने वाले हो रियाज? मैं तो बिहार का हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं हाँ जी, बिहार कब गए थे तुम? मैं अब नहीं जाता ही नहीं हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। क्यों नहीं जाते हो बिहार, क्यों नहीं जाते हो? अब यहीं रहने लगे। स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है बिहार, और तुम जाते क्यों नहीं हो वहाँ बिहार? सब यहीं रहते हैं तो अब कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा तुम वहाँ सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। वोट यही है कि वहाँ है? वोट यही है। अरे मैं आ रहा हूँ, मुद्दे की बात कभी नहीं छोड़ता बेटा। मैं आ रहा हूँ, वापस लौट के आ रहा हूँ। रियाज तुम्हारी मन में कोई बात है? यकीनन यकीनन यकीन। रियाज मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हारी बात, तुम मेरे बारे में कहना चाहो कुछ बात कहो कहो, लेकिन मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये बात कहने आया था, पूछने कि मैं अपने काम की बात पे बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। तुम दो, मैं तुम्हारी बात तो सुन ही लूंगा। मैं पहली बार में किसी न्यूज चैनल के सामने ऐसे इंटरव्यू दे आपके सुनने आ रहा हूँ। मैं पहले न्यूज में देखता था आपको, तो ऐसा लगता था कि आप बहुत एजेड और बहुत ज्यादा बुढ़े टाइप के दिखते हो, लेकिन आज पहली बार मैंने आपको देखा तो इतने स्मार्ट, और मैं देख के चौंक गया कि आप ऐसे दिखते भी हो। मैं रियल में बहुत आपको सोचता था कि ज्यादा एजेड है, हर जगह घूमते हैं, लेकिन आपको आपका जो हेयर स्टाइल है, आपका पर्सनैलिटी जबरदस्त जी, ऐसा दिख रहा भाई साहब, दिख के दिल खुश हो रहा अपना भी। सच में ये जो है, ये समय ही ऐसा है, दिखे कुछ। अरे कैसे हो भैया? ठीक है सर। कुछ नया बनाए? हाँ सर, एक भोजपुरी रैप बनाए हैं। भोजपुरी, देखो ये जो लोग बैठे हैं, ये बड़े मेहमान है, बड़े काबिल मेहमान हैं। ये सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं यहाँ बुला ले या ठंडक में बैठा ले हुए हैं। 48 डिग्री की गर्मी में भी बुला लेते हैं और 5 डिग्री में भी बैठा देते हैं बाहर। पूछ रहे हैं मैं, बारिश हो रही, अब बारिश में भी बुला लेते हैं। भैया मैं तो तुम्हारी मुंह से एक बार बारिश हो जाए तो बस अच्छा है, और मतलब ये पोल्यूशन कम हो जाए। हाँ भैया सुनाओ, क्या भोजपुरी रैप क्या बनाया है, सुनाओ। माँ के ऊपर में रैप। माँ के ऊपर रैप बनाया। अरे अंदर आ जा बाबू, आजा अंदर आ जा। ये ऑटो चलाते हैं, कभी कभी मेरे शो में आ जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। राजेश, रहने वाले बिहार के हैं ना? जी सर। हाँ, कहाँ के बिहार के? मुजफ्फरपुर के। मुजफ्फरपुर के। बोलो भैया, रैप सुनाओ, भोजपुरी रैप। हाँ जी। माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा, माई के चरनिया में ताली बजा दो थोड़ी, ऐसे बजेगी ताली। हाँ, रिदम में। माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा, माई हमके तुम छोड़िया जियल दुश्वार बा। माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा, माई हमके तुम छोड़िया जियल दुश्वार बा। दूधवा के कर्ज माई हमके चुकावे दो, दूधवा के कर्ज माई हमके चुकावे दो। देखो हमसे नाता ना तोरो हमके जियावे दो। तहरा बिना दुनिया में जियल न जाला, तहरा बिना दुनिया में जियल न जाला। हम कहाँ जाए माई कुछो न बुझाला, माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा। माई के चरणों में जीवन है, माँ के जीवन में माँ के चरणों में। देखिए इन्होंने सुनाया, और सुनाने के बाद ये अपना निकल गए। बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम कभी कभी आते हो, तुम्हारा ऑटो तो तुम्हारा किराए का है? किराए का है सर। जल्दी तुम्हारा अपना ऑटो हो, है ना? यहाँ जितने ऑटो वाले आते हैं उनका अपना ऑटो हो जाता है जी। हाँ जी बोलिए। सर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? कहाँ से हैं? उत्तराखंड में कहाँ से? चमोली। चमोली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कुछ कहना चाहती हैं? जी कहना चाहती हूँ मैं दिल्ली वासी को, हाँ। कि आइए हमारे उत्तराखंड, इस घुटन भरी जिंदगी से कुछ पल गुजारिए। ऑक्सीजन अच्छी है और क्लाइमेट भी बहुत बेहतरीन है, इसलिए आप सबको कहती हूँ कि उत्तराखंड आइए प्लीज। बहुत अच्छी बात है, ये अंदर आके कहिए मुझे। मैं आपकी बात पे, ये उत्तराखंड वालों का, पर्यटन वाले भी वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपने कर दिया। आप कहिए आइए हमारे उत्तराखंड में और कुछ दिन बिताइए हमारे उत्तराखंड में, इस घुटन भरी और इस धुंध से निजात पाइए, और आइए मेरे उत्तराखंड में, है ना जी? आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे उत्तराखंड में, और कुछ दिन आप इस घुटन भरी जिंदगी से खुले आसमान में, खुले वातावरण में और स्वच्छ वातावरण में बिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रानी मियाँ। रानी मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बात कही कि कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर बीजेपी और मोदी सरकार पर वो हमला बोलते हुए बोले, ये कल का बयान है उनका। खड़गे जी ने आरोप लगाया कि आज बीजेपी के पास सत्ता है लेकिन सच्चाई नहीं है। यही वजह है कि कभी आंकड़े छिपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बात की जाती है। कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस की सत्ता कम हो सकती है लेकिन उसकी रीढ़ आज भी सीधी है। ये
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान है, जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस के। बातचीत के सिलसिले को शुरू कर दे, बाकी जिसको बोलना होगा वो हाथ उठाएगा, मैं उसकी तरफ आ गया हूँ। जी सबसे पहले कांग्रेस जी, आइए आइए। मैडम ने कहा कि उत्तराखंड आइए, तो उत्तराखंड में एक स्टूडेंट था एंजल चकमा, उसको मार दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रील बनाने में व्यस्त हो रहे हैं। एंजल चकमा क्या कह रहा है कि मैं भारतीय हूं, मैं चाइना का नहीं रहने वाला हूं। तो आज उत्तराखंड में तो आने को आ जाएंगे लोग, लेकिन क्या वो सुरक्षित है? तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप इतनी जो ये धर्म की जो ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो खत्म करिए। और बिल्कुल सही कहा खड़गे साहब ने कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी है। हम कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, हम कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते। हम सत्य के साथ खड़े हो सकते हैं और सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे अरावली हो, किस तरीके से इस सत्ताधारी दलों को झुकना पड़ गया है। क्यों झुकना पड़ा? लगातार आप देखिए कि सड़कों पर जब लोग आए और जागरूक नागरिक आए तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ा। न्याय की गूंज उठी। इसीलिए हम कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। राइट, टेक योर पॉइंट जी। बीजेपी, रुको मैं आराम से बैठो बैठो, मैं आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप तो कोई कवित्री हैं क्या? हाँ, मैं आया। कभी लोग आजकल पहचान में जल्दी आते हैं। भैया जी, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि भाजपा के पास सत्ता है लेकिन सच्चाई नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, भाजपा के पास बेशक सत्ता है, लेकिन सत्ता सुख की नीति नहीं है, सत्ता सुख का माध्यम नहीं है। सत्ता सेवा की नीति और नेतृत्व के साथ भाजपा काम करती है। कांग्रेस के पास तो ना तो सच्चाई है, ना तो नेता है, ना तो नेतृत्व है। एक बात जरूर है, झूठ बोलने की परिभाषा का किताब लेकर घोखला राजनीति करने की दशा और दिशा उनके पास है। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं साहब, ये बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे एक स्टेटमेंट निकाल के दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा होगा कि इस देश में पहला हक तो मुस्लिमों का है। यह किसने कहा? आपके कांग्रेस पार्टी के चुने हुए नेताओं ने कहा। आपके कांग्रेस पार्टी यहां पे आकर कहती है, तुष्टीकरण की बात करती है। अगर कोई पे अखलाक मर जाता है तो सीना पीटते नजर आते हो, लेकिन चंदन कहीं मर जाता है तो देखने तक नहीं जाते हो। यह नीति पे चलने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। एक स्टेटमेंट को सारा भूल रहे हैं। आज जब आपके यहां से मुझे मैसेज आया था तो एक और स्टेटमेंट उसमें कोटेड था, आरएसएस और अलकायदा से हमें नहीं सीखना संगठन ढांचा। इस तरह का कुछ वक्तव्य था जो कांग्रेस पार्टी ये कहना क्या चाहते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को बात करेंगे तो मैं भी कहता हूं, लश्कर-ए-तौयबा और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी या देश का कोई भी नागरिक कुछ नहीं सीखना चाहता। ऑफ कोर्स ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि मैं दूसरे स्टेप में बिल्कुल वहीं पे मैं आता हूं, लेकिन इन्होंने जो बात कही गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिनके 100 साल पूरे हुए, जिनका शताब्दी सब आइए नहीं, अभी कान के नीचे बजाइए हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। खड़े रहो। ये 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट था वहां पे कल, और वो बात शुरू हुई दिग्विजय सिंह के बयान के बाद से। उन्होंने कहा कि अगर सांगठनिक ताकत कहीं देखनी है तो वहां देखनी चाहिए। वो एक फोटो का जिक्र कर रहे थे जिसमें आडवाणी जी बैठे हुए हैं और उनके चरणों में तब के प्रधानमंत्री मोदी जी जमीन में बैठे हुए थे। जी, योर रिप्लाई। देखिए, बांग्लादेशियों की चिंता करेंगे लेकिन हरिओम वाल्मीकि की चिंता नहीं करेंगे, एंजल चकमा की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भारतीयों की चिंता नहीं है। इनको ये पता है, इनको इस बात की चिंता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अरे साहब, जिस सत्ता को बिठाया है, जिस जनता ने आपको कुर्सी पे बैठाया है, आप उसके नागरिकों की चिंता करिए, उनकी चिंता नहीं है। और बार बार कहते हैं आप तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी के विचार को मानने वाले, और विचारधाराएं कभी नहीं मरती। इसीलिए हम बार बार कह रहे कि कहते रहिए। आप बताइए, उन्नाव पीड़िता के साथ खड़े हैं ये लोग? नहीं खड़े। ये मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कलम जंतर मंतर पे थे, इनके यहाँ से एक महिला आई और बोली कि मैं कुलदीप सेंगर का समर्थन करती हूँ। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक महिला होकर वो महिला के साथ नहीं खड़ी, और किसके साथ खड़ी है? कुलदीप सेंगर के साथ, क्योंकि इनके नेता इनके यहाँ से आई महिला, यहाँ से आई है। बरखा इनके यहाँ की तो कार्यकर्ता है। ये ऑन करते हैं। भैया जी, कांग्रेस वाले प्रवक्ता, महान प्रवक्ता ने कहा कि इनको बांग्लादेशियों की चिंता है। अरे चिंता तो हमें राहुल गांधी की भी है, और इसलिए चिंता है कि वो स्वस्थ रहे, लंबा विपक्ष में रहना है। और इसलिए भी चिंता है कि जिस तरह की वो झूठी देश को तोड़ने वाली राजनीति, भारत जोड़ो निकालकर देश तोड़ो नीतियों पर चलने वाली कांग्रेस की भी हमें चिंता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और लोकतंत्र में विश्वास इसलिए करते हैं कि अगर विपक्ष
खड़ा होकर सवाल उठाता है तो आपातकाल नहीं लगाते। और मैं ये कहता हूं गांधी की विचारधारा पे हम चलते हैं। इसके लिए गांधी का मतलब पता है जनाब क्या है? गांधी जी की विचारधारा बस इतना है कि गांधी टाइटल लगाओ और सत्ता सुख पाओ। गांधी जी की विचारधारा हमने देश में नीतियों को लाया, हम उनके स्वच्छता के लिए क्रांति लेकर आए, हम अंतिम व्यक्ति के विकास को लेकर आए, हम एक एक नागरिक की सोचे, शौचालय तक की जो सोच नहीं पाई, महिलाओं की बात करती है, अरे लोटा लेके जब बहनें निकलती थी उसकी चिंता 70 साल में याद नहीं आई, वो किसी ने याद किया तो भारतीय जनता राइट। टेकन योर पॉइंट। जी मैं पहचान नहीं पाया, पहले माफी चाहता हूँ। जी बेटा आ रहा हूँ मैं, तो धैर्य रखा करो। रंजीता सिंह, अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि अपराध एंजल चकमा का, मैं नहीं कहती कि ये एक सही चीज है, लेकिन निर्भया कांड कब हुआ था ये बताइए, तब आप सत्ता में थी। जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं आप बताइए। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक कांड है तो इसकी वजह से पूरी की पूरी सरकार दोषी है। जब आप अपना पल्ला उस वक्त साफ रखती है कि हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है, तो एक किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर आप पूरी की पूरी सत्ता को दोषी नहीं साबित कर सकते। मैं आता हूँ बेटा, आता हूँ, रुको, वेट। जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए दिल्ली की तासीर कितनी बदल गई है। निर्भया कांड में लाखों लाख लोग इंडिया गेट पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज जंतर मंतर पर भी कोई प्रोटेस्ट करने चला जाए, कहीं चला जाए, उठा के पुलिस, यही शाह जी की पुलिस उठा कर ले जाती है। और लगातार अगर निर्भया के समय हमारी सरकार चली गई, लेकिन आज देखिए कि कितने लोग जो है, अगर कोई महिला आ जाती है ना, उनके अंदर डर होता है कि कहीं जेल में नहीं डाल दे, इसीलिए डर कर नहीं आते। लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज महिलाओं के हक में एक फैसला दिया, आधी आबादी के हक में। राइट, टेक योर पॉइंट। जी 5 सेकंड में कंक्लूड करता हूं। पहली बात तो ये आज स्पष्ट हुआ, सीबीआई ने ही कहा था, चैलेंज दिया। सीबीआई अगर ये भाजपा के कहने पे चलती है, मिस भाजपा तो चाह रही थी ना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, तब तो मान लीजिए। दूसरी बात ये कहते दिल्ली की सड़कों पे लोग अब नहीं नजर आते, अरे इट मींस सरकार पे विश्वास करते हैं कि गलत हुआ है तो ये सरकार निष्पक्ष रूप से साफ करेगी। और आपके समय में ना सरकार पे विश्वास था, इसीलिए लोग सड़कों पे थे और आपको उखाड़ फेंका था। राइट, टेक योर पॉइंट। समाजवादी पार्टी, जी आइए। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, जब रायशुमारी करनी पड़ती है, हाँ, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, हाँ, खादी से समझौता करना पड़ता है, हाँ, और गांधी से गद्दारी करनी पड़ती है। बहरहाल मैं अंतिम लाइन माफ चाहूंगा। अंतिम एक मिनट, मुझे कहने दिए, मेरा भी दायित्व है। गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, और ये जो और रहे हैं और रहेंगे। मैं तुमने जो बोला, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दुर्गेश झा। रहे हैं और रहेंगे। तो ये गद्दारी वाला शब्द जो है ना, तो मैं स्वीकार करता हूं, ना अपने प्रोग्राम से इसको बिल्कुल बाकायदा काटता हूं। अब आप बोलिए। हाँ जी, कविता लिखो तो जरा, कविता ऐसी लिखो जिसमें लोहिया और गांधी दोनों सम्मानित हो। कारण बता रहा हूं, गांधी का अपमान नहीं कर रहे। गांधी का अपमान तो ये कर रहे हैं, आजादी के बाद केवल बीजेपी ऐसी सरकार है जिसने किसी योजना से गांधी जी का नाम हटाया है। बताइए, पहले कभी हटाया गया हो? आपने कहा, अभी कहा कि गांधी के पथ पर चलने वाले लोग हैं। गोट से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गांधी के नाम पर कितनी योजनाएं चल रही थी देश में 70 साल में? देखिए, गांधी जी के नाम, देखिए अभी मैंने सवाल जो पूछा, सवाल का जवाब दो, या तो फिर हट जाओ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि गांधी के नाम पर इस देश में कितनी योजनाएं चल रही थी 70 साल में? मैं जोर से बोलो, कितनी? इन्होंने 4 बना दिया, आपने 4 मान ली। तुम ही थे? नहीं तो आप बता दीजिए कितनी योजनाएं। अगर वो योजनाएं 4 ही थी तो उनसे बताइए कि गांधी जी का नाम, जो एक आध नाम रह गया, उनका नाम मिटाने का काम कौन कर रहे हैं? अगर G20 होगा तो आप जाकर के नतमस्तक वहां होंगे, जाकर के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनको भी ले जाकर के गांधी जी को दिखाने का काम करेंगे। लेकिन जब मनरेगा लागू करना, मनरेगा था, आप उसको संशोधन कर सकते थे, भलाई के लिए आप और भी काम कर सकते थे, लेकिन ये कोई काम नहीं था कि आप उनका नाम हटा दें। नाम हटाने से कोई, अगर उनका नाम, हम कह रहे राम जी का नाम आ जाए, उनसे अगर योजना से भला हो जाए मजदूरों का, मैं कह रहे कि तब तो ये भी भला है, ये भी ठीक है। इन्होंने जो सवाल किया उसके अंतिम में इन्होंने जवाब दे दिया। नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका कंटेंट, और कंटेंट से मतलब यह है कि अगर किसी देश में राष्ट्र सेवा में कोई योजना लाई जाती है, उसका मकसद यह होना चाहिए कि 125 दिन की गारंटी अगर दी है काम की, तो वो 125 दिन की गारंटी पूरी होनी चाहिए, ना कि 48 और 52% होनी चाहिए। और नाम कोई भी हो सकता है। जी मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, बहुत लंबा है पैनल। की योजना की बात की,
70 साल में 400 ऐसी योजनाएं हैं, सिर्फ नेहरू, गांधी, इंदिरा परिवार के सिवाय, राजीव के परिवार के सिवाय किसी का नाम नहीं। 400 ऐसी योजनाएं हैं एक परिवार के नाम से, और 4 योजनाएं इन्होंने गांधी जी के नाम से खोली थी। गांधी जी हमारे दिल में रहते हैं, गांधी जी को हम जिंदगी समझते हैं। आप गांधी जी को सिर्फ एक हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो। आप गांधी जी को सिर्फ हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो। आप बाबा साहब को सिर्फ हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो। लेकिन हम बाबा साहब को पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान दिवस मनाया गया तो पहली बार इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से म्यूजियम बनाया गया तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया गया। अरे आप लोग तो सिर्फ बाबा साहब और गांधी जी को हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो, हम उनके लिए जिंदगी जीते। उपाध्याय जी दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं, लेकिन अब वो बोलना समझ गए हैं और देश की राजनीति भी इनको धीरे धीरे समझ में आने लगी है। बेटी की बात है साहब। हाँ, बेटी की बात है। बेटी की बात है। हाँ। तो बेटी है वो भी हमारे लिए थी, और बंगाल में जो बेटी थी वो भी हमारी बेटी थी। आप प्रदेश के नाम पर, राज्य के नाम पर बेटियों को बांट क्यों देते हो? भारत की बेटी है। अगर वो जो है मिल्कीपुर में एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ तो आपने उस पर आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो मोईद खान था, इसलिए आप लोग चुप रहे। लेकिन आपने उस पर आवाज नहीं उठाई। बंगाल में बेटी के साथ अन्याय हुआ, आपने उस पर आवाज नहीं उठाई। आप सिर्फ सरकारें देख करके जो है आवाज उठाते हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ आपको आती है, हमको नहीं आती है। हम तो बेटियों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। राइट, आइए प्लीज, आइए जी। वेरी गुड जी। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही है यहाँ पे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने भी भाई आराम से नहीं सर, यू डोंट हैव टू फाइट। ना सर, फाइट नहीं करना है। मैं आ रहा हूँ, व्हाइट शर्ट आ रहा हूँ जी। कह रहा कि अभी तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही थी और बीजेपी के प्रतिनिधि ने भी एक बयान गलत कोट किया, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का बयान। उनके बयान को लगातार बीजेपी गलत कोट करती कि संसाधनों के पर मुस्लिमों का नहीं, केवल मुस्लिमों की बात नहीं की थी, उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की थी, उन्होंने महिलाओं की बात की थी, उन्होंने ओबीसी की बात की थी। ये पूरा लाइन था। तो देख लीजिए लाइनों को कैसे गलत ढंग से रखा जाता है। और इसी से देखिए प्रमाणित जो खड़गे जी का बयान है कि सत्ता किसके पास है और सच्चाई किसके पास है। मैं एक गंभीर उदाहरण दूंगा आपके कार्यक्रम में सर। आप देखिए कि हमारे अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट है 8.2% इस समय, और ये दुनिया की सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ ही लगातार वित्त मंत्रालय से सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2025 ये जो फाइनेंशियल ईयर बीत रहा है सर, अब तक के शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इतनी निकासी नहीं की जितने इस फाइनेंशियल ईयर में की है। 1,60,000 करोड़ की निकासी वो कर चुके हैं। हमारी मुद्रा लगातार कमजोर हो रही है। तो ये विरोधाभास क्यों दिख रहा है कि आप 8.2% के ग्रोथ रेट के फाइनल एकदम सुपर ग्रोथ रेट में चल रहे हैं और विदेशी लोग पूंजी निकाल रहे हैं। इसके पहले 2022 में निकासी हुई थी 1,21,000 करोड़ रुपया की निकासी। मतलब इसको ऐसे समझो, आम आदमी को समझ में आने के लिए मैं कहता हूं, आपके मुताबिक भारत सरकार की या भारत की साख कमजोर हो रही है, आपका ये कहना है? मैं कह रहा हूं कि ये जो विसंगति हो रहा है, जिसमें IMF भी पूछ रहा है इस विसंगति को लेकर। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि साख कम हो रही है। अगर 8.2% के ग्रोथ रेट के बावजूद भी क्यों हमारी मुद्रा कमजोर हो रही है और क्यों यहाँ पे विदेशी? देखिए गुरुजी, आपको मुझसे ज्यादा अर्थतंत्र मालूम है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपके मुताबिक साख कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। बस अब ये सवाल है कि मैं आ गया। क्या नाम है? मनीष। कहाँ से आना हुआ? उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से? योगी जी के बगल में। योगी जी के? गोरखपुर के बगल में साहब। तो काहे हड़का कह रहे हो? अगर गोरखपुर के बगल में है ना, अगर गोरखपुर के बगल में हो तो तुम हड़काओगे हमको। हाँ, तो बोलो। मैं अभी ये ऑटो वाले भैया ने बेटी का बात किया। सर, मैं किसी राजनीति पार्टी का मैं सपोर्ट नहीं करता। बोलो बेटा, बोलो। अगर आप इस देश की बेटियों की अगर बात आएगी तो मैं बेटियों के सम्मान के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ। आपको बता दूं, इन्होंने तमाम जगह की जो है बातें गिनती करवाया। वो मैम थी, उन्होंने निर्भया हत्याकांड की बातों का गिनती करवाया। वो मैम ने जब बोला, क्या वो बेटी नहीं थी जब बीजेपी के सरकार में रात के अंधेरे में उसकी लाश को जला दिया गया था, मनीषा वाल्मीकि हाथरस की? क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? उस पे एक लाइन है, माननीय ऑटो महोदय जी, आपसे कहना चाहूंगा 10 की जगह 20 लेते होंगे। खैर आपको बता दूं कि ये जनता है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। और अगर सुनने की आदत नहीं तो डाल लो पूरी राजनीति, तभी समझ में आएगी जब सुनने के लिए कान होंगे। बोली बात। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनके पद का सम्मान करता हूं, उन्होंने एक नारा दिया था अपना कि मेरा 56 इंच का सीना है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं किसी राजनीति पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा सर
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कब तक ये नारा छाएगा और सरेआम भारत की बेटियों के साथ हो रहा है अपमान, कब साहब आपका 56 इंच का सीना काम आएगा? राइट, टेकन योर पॉइंट। जी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? जी, रिस्पॉन्ड। जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र की जानकारी के बावजूद भी ना आधा सच जो कहने का प्रयास करता है। हाँ। अरे भैया, बेसिक सी बात है, मार्केट का साइज कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरा मोहल्ला ही मैं कोई चीज उपजाऊ करूंगा और उसी को खाऊंगा। पूरे वैश्विक इतना बड़ा मार्केट साइज है और तुलनात्मक इंडिया के बाहर जो है तमाम देशों में इस तरह का उथल पुथल मची हुई है, तो वो पैसा किस समय के लिए आदमी जमा करता है, जो है इस्तेमाल करने का उनको जरूरत है, वो विड्रॉ कर रहे हैं जो। अब इससे इंडिया की ग्रोथ में तो कोई हैम्पर नहीं दिख रहा। जो जीडीपी टेबल में हम जो पांचवी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, तो कौन से मानक है भाई? ये सिलेक्टिव हो गए ना, उतना ही वो पकड़ लेना कि भाई फॉरेन। अरे भाई साहब सुनिए ना, अरे मैं भारत देश पहली बार जो है 40 देशों के साथ में अपनी मुद्रा में व्यापार करने जा रहा है, तो ये क्या हर्ष का विषय नहीं है क्या? जो उससे मुद्रा मजबूत होनी चाहिए भाई साहब, ये तो वही जवाब दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री जी से जब पत्रकारों ने पूछा। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये ओवर द नाइट वाला जो काम नहीं है, इसमें समय लगता है जो है। और जहां तक एक विषय आया था पहले जो नहीं, चिंता की बात तब ज्यादा होती कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार भी जो कम होता, वो बहुत ही चिंताजनक बात होती। लेकिन ऑफ कोर्स ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर रुपए कमजोर है तो उसके लिए क्या, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में तो आपको मालूम ही है जी। और एक बात और जो बात आई ना, आरएसएस की तुलना की गई जो है उस आतंकवादी संगठन से, तो मुझे हर भारतवासी को जिसने थोड़ा भी समझ रखता हो उसे कष्ट का विषय। नंबर 1, कांग्रेस के पहले अधिवेशन से पहले ये कहते हैं आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराता। जो है 80 फुट पोल पे जब पंडित नेहरू जी वो झंडा फहराने के लिए उन्होंने प्रयास किया और झंडा जो है वो लटक जाता है, एक युवक भीड़ में से आता है, 80 फुट वाले पोल पे चढ़ता है, झंडे को सही से व्यवस्थित करता है, तब वह बात उठती है इनके अधिवेशन में कि इसको जो सार्वजनिक तौर पर जो सम्मानित किया जाएगा। और जैसे ही पता लगता है कि उसका संबंध संघ से, आरएसएस से है, सम्मान कहाँ जाता है? एक व्यक्ति तो आरएसएस का हर स्वयंसेवक राष्ट्र के झंडे के लिए, राष्ट्र की स्मृतियों के लिए समर्पित है। हाँ, एक विमर्श का विषय हो सकता है कि कौन सा मतलब जो झंडा होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस। टेकन योर पॉइंट। जी सर, आइए जी, लास्ट है हमारे, उसके बाद पैनल ओपन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। देखिए, एक बात स्पष्ट समझिए, आरएसएस की तुलना किसी आतंकवादी संगठन से करना बिल्कुल गलत है। आरएसएस की स्पष्ट मान्यता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वे शिकायो नमस्ते नमस्ते। आरएसएस ये सिखाती है कि इस धरती का खाओ तो इस धरती को प्रणाम करो, इस धरती का पियो तो इस धरती को सलाम करो, ना कि आतंकवादियों की तरह बम बांधकर फट जाओ। और मैं आज कांग्रेस को लाख टके की सलाह दे रहा हूं फ्री में, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। बीजेपी ही नहीं, आरएसएस ही नहीं, सारी दुनिया के लोग डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी गोलवलकर जी का नाम जानते हैं, लेकिन किसी कांग्रेसी से पूछो आप हार्डीकर जी का नाम जानते हैं तो नहीं जानते हैं, जिन्होंने 1923 में सेवा दल की स्थापना की थी। यदि अपने बुजुर्गों के पांव दाबे होते, जैसे बीजेपी और आरएसएस वालों ने गोलवलकर जी के आदर्शों पर चले, लेकिन आज सेवा दल कहां है? सेवा दल खत्म हो चुका है, इसलिए कांग्रेस भी खत्म हो रही है। जब तक आरएसएस है, जब तक आरएसएस है, उसका अनुशासन है, बीजेपी जीवित रहेगी। और आपने अपने बुजुर्गों को समाप्त कर दिया। अरे क्या सब राज्यों में अंडा 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 हो गए? अरे यार, आपके पक्ष में बोल रहा हूँ बात, उसको सलाह ले लो, आपके हित में कह रहा हूँ ये बात, थोड़ी सलाह ले लो, हर कोई नहीं देगा। स्वयंसेवक किसे का? स्वयंसेवक सुनते ही साथ क्या याद आता है? आरएसएस का स्वयंसेवक है। अरे भाई, सेवा दल के सदस्य को भी स्वयंसेवक कहते थे, वो सब कुछ आपने समाप्त कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे को उत्तराखंड में मारा गया, मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन आरएसएस ही वो है जो नॉर्थ ईस्ट में जाकर ये बताता है, वनवासी कल्याण आश्रम चलाता है, एकल विद्यालय चलाता है कि दिल्ली का बच्चा और पूर्वोत्तर भारत का बच्चा एक है। यदि माता वैष्णो देवी का महत्व है तो कामाख्या देवी का भी महत्व है। यदि रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो रानी गिडाल्यू भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। यदि मगध का महत्व है तो अहोम का भी महत्व है। ये आरएसएस बताता है, क्षमा चाहूंगा, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, अब दूसरे दल नहीं बताते। जी, कांग्रेस। देखिए,
आराम से, आराम से। जो इतिहास पर भाषण दे रहे हैं वो उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे, ये सच्चाई है। और देश के नागरिक जान ले, आज तक ये इस बात को बता नहीं पाए हैं, आज ये इतिहास गढ़ रहे हैं। बताइए, झूठ मूठ कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप मानने वाले हैं तो भागवत जी की बात सुनिए ध्यान से। वो तो कहते हैं घमंड मत करिए, अपने आप को भगवान मत समझिए। वो किसको कह रहे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं घमंड मत करिए। अगर आप सत्ता में है, अगर आप सत्ता में तो दीजिए अंकिता भंडारी को न्याय, दीजिए अंकिता भंडारी को, एंजल को दीजिए न्याय, न्याय दीजिए हाथरस की बेटी को, न्याय दीजिए उन्नाव की पीड़िता को, और न्याय दीजिए उन समस्त महिलाओं को जो आदि आबादी को रिप्रेजेंट करती है। मैं आया। भैया जी दोनों बात पे आता हूँ, सत्य और सच्चाई। सत्ता सच्चाई कहा तो मैं उस पर भी बता देता हूँ। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी आपातकाल। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी नरसिंहार 1983 का। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी एम्स की संख्या न बढ़ाना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी युवाओं का गला घोटना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी महिलाओं को शौचालय तक की चिंता नहीं करने देना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी परिवारवाद की जननी को स्थापित करना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी कांग्रेस की कि जहां भी आवाज उठे उसको दबाना। और मैं कह रहा हूं सर, संग जो कह रहे हैं ना, चुल्लू भर पानी ले ले और उसमें डूब के अपना चेहरा देख ले। कांग्रेस संघ की टंकी भर के बराबर कांग्रेस नहीं है। और ये मैं स्पष्ट इसलिए कहता हूं कि संघ वो विचार की यात्रा है जहां पे राष्ट्र प्रथम, नागरिक की सेवा प्रथम, सेवा भाव से चलता है। और मैं एक में फैज खान भाई को इसलिए कोट करना चाहूंगा, बिल्कुल सच है सर। क्या मतलब प्राण त्यागने वाले हो क्या अभी? नहीं, अगर प्राण त्यागने वाले तो रुकना अभी। बिल्कुल सच है सर। और कहीं ट्रेन छूट, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार में कहाँ के? बिहार मोतिहारी जिला। ठंड नहीं लग रही तुम्हें? ठंड नहीं लग रहा है। बिहार में कहाँ के हो? मोतिहारी जिला। अच्छा, तो एक काम करो, मोतिहारी से होके आओ वापस। सच है सर। वनवासी कल्याण आश्रम हो, विकास भारती हो, सेवा भारती हो, इन सब का काम है जन कल्याण का। और एक बात मैं कह रहा हूँ, लश्कर तौबा का हाथ खून के साथ, कांग्रेस का हाथ खूनियों के साथ, यही संबंध है। बस ये फिर आपके भाजपा तो झूठ पर टिकी हुई पार्टी है। अब मैं ऐसा इसलिए भाई सुना, दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। नहीं, भाजपा झूठ पे इसलिए टिकी हुई है, झूठ की राजनीति करते हैं। आप बताइए, उन्नाव की पीड़िता के आंसू किसने पूछे? लीडर ऑफ अपोजिशन। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि राहुल गांधी जी, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, उन समस्त लोगों के साथ खड़े हैं। इसीलिए यही फर्क है, वो सब पीड़ितों के साथ खड़े। आज युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जिस दिन जैन जी जागरूक हो जाएंगे तो आपकी कोई सत्ता नहीं बचने वाली। और याद रखिए, वोट चोरी का जो ये पर्दाफाश किया है, जिस दिन वोट चोरी पर सड़कों पर लोग आगे तो सत्ता नहीं रहेगी। आप जी महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी की बात हो। कौन लोग थे? आप लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि बंगाल का नाम नहीं लेते हैं। बंगाल भी, चाहे कहीं भी हो, अगर बेटियों पे अत्याचार हो रहे, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, ये वही खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, यही थी जंतर मंतर पे जब अपनी आवाज उठा रही थी तो आपकी पुलिस ही थी जिन्होंने। साक्षी मलिक जी ने बाद में यह कहा कि हमारे प्रदर्शन का राजनीतिक उपयोग किया गया। यह साक्षी मलिक ने ही कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। किसने कर दिया? आपकी सरकार की। आपने उनका वहां से रातों में टेंट उखाड़ करके जिस तरीके से उनकी दुर्गति की, जिस तरीके से अपमान किया, आपने क्या करा? जहां तक अरे जनाब, कहीं तो भरोसा करोगे, तंत्र सब किनका है? फिर आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? नहीं, पुलिस किसी की होती है? पुलिस जो सरकार की होती है, और हर आम नागरिक जो है ना, वो सरकार का भागीदार है। देखिए, आप अभी कर रहे हैं कि आरएसएस की अभी बात कर रहे थे। आरएसएस मैं कह रहे सीखने से आप किसी से सीख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आतंकवादी संगठन, लेकिन जहां तक बात है आरएसएस की, ये वही आरएसएस है 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं जिन्होंने अपनाया। और जिन्होंने मैंने अभी बताया, आरएसएस के स्वयं सेवक जिसका नाम है किशन सिंह राजपूत, 80 फुट का पोल पर चढ़कर पहली बार धन झंडे का सम्मान किया, जो पहले भी बाद में भी जो है। मैं एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट बता दूं। लगातार ये कहा जाता है कि आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। कांग्रेस के शासन काल में 2002 तक प्राइवेट संस्थानों में तिरंगा फहराना दंडनीय अपराध था। आम व्यक्ति अपने घर में तिरंगा नहीं फहरा सकता था। नवीन जिंदल जी ने केस लड़कर सुप्रीम कोर्ट में आम व्यक्ति को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया और तब से तिरंगा फहर रहा है। अभी नवीन जिंदल
भाजपा के सांसद हैं। मैं राहुल गांधी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, कमलनाथ जी आपके बुजुर्ग हैं, खड़गे जी आपके बुजुर्ग हैं, जब ये आए तो उनमें हेलो कमल क्या हाल है ये नहीं बोले। खड़गे जी आए तो सम्मान से उठकर उनको अपनी कुर्सी दे, ये सलाह है उनके लिए, तब ये पार्टी चलेगी। प्राइवेट संगठन नहीं था, सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, बता रहा हूँ। और पहले उन्होंने नहीं करा, और कोई सरकारी नहीं है भैया, वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं में फैलाया जा सकता था। इनके अंदर का सफाई कब जाग जाए जो आप भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ पढ़ के आया करो, अध्ययन करके आया करो भाई। राइट ना भाई, ये गुच्छा ना बनाए, ये कांग्रेस जी। मैं आ रहा हूँ। देखिए, ये सम्मान की बात करते हैं, इनसे पूछिए लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ है, बताइए। ये मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे, ये सम्मान करते हैं, बताइए नेताओं का। इनके यहाँ तो जाने से पहले लोग डर रहे हैं, ये सच्चाई है इस देश में। लगातार आप प्रयास करते रहिए, किसको बैठाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में बैठा देंगे। हमारे यहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे। 5 सेकंड कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, बुजुर्गों का सम्मान, अरे कितने ऐसे फोटो दिखा देंगे। आदरणीय श्रेष्ठ हमारे स्वर्गीय हो गए मनमोहन सिंह जी ऐसे रहते हैं और राहुल गांधी ऐसे रहते हैं, कितने ऐसे फोटो। बीच में ना बोला करो, दिस इज वेरी बैड। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, मार्गदर्शन जो है ना बुजुर्गों से लिया जाता है, सम्मानित शब्द है, कोई अपमानित शब्द नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, ये जेएनजी का जो धमकी दिखाती है ना, अभी थोड़ा उधर गुच्छों से निकल के उधर थोड़ा आ सकते हैं। भाई ये क्या तरीका है भाई, नहीं आइए भैया जी। लो एवरीबॉडी विल गो एंड सिट देयर, जाइए सारे लोग बैठिए। भैया जी, ये जेएनजी का धमकी दिखाते हैं कि जेएनजी जाग गई। जेएनजी जागा हुआ है पहले से। एक जेएनजी खड़ा होकर आपकी हैंडसमपन की तारीफ करके गया। वो क्यों किया साहब? टीवी में जो दिख रहे हैं, रियल में जो दिख रहे हैं, कंपेयर करना आता है। इतिहास जानकर सच्चाई की नीतियों को समझना जेएनजी को आता है। हाँ, इसलिए जो मीडिया दिखा रहा है वो सत्य नहीं है। धरातल पर जाइए, लोटा लेकर लड़की औरतें जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में और पूछ रही है कहाँ है आपका शौचालय और कहाँ है मनरेगा में जो उनको रोजगार मिलता था, आपने वो रोजगार भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। राइट। आप गांव में जाइए तो देखिए कि गांव में रोजगार कितना है, महिलाओं को रोजगार मिला है, हर गरीब मजदूर को रोजगार मिला। एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने आरएसएस पर तंज कसा था, आतंकवादी का ये गलत है। और आतंकवादियों के समर्थक वो है जो एक आतंकवादियों को मंच पर जी करके बुलाते हैं। आतंकवादियों के समर्थक वो है कि जो बटला हाउस में आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया, सोनिया गांधी की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। वो आतंकवादियों के समर्थक है। उसी में अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, शहीदों के परिवारों ने मेडल तक लौटा दिया था, लेकिन अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई। एक आतंकवादियों को